हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोरी टेलिंग में। अगर आप डरने और रोमांच महसूस करने के लिए तैयार हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज रात के सबसे भयानक सफर को। आंखें खुली रखिएगा। कोहरे में दबी चीख, गोरखपुर से दिल्ली, भाग 1। अध्याय 1, धुंध और अनहोनी का स्टेशन। साल की सबसे सर्द रात थी। घड़ी की सुइयां जैसे थम सी गई थीं। रात के 11:45। गोरखपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 3, जो हमेशा यात्रियों की चहल पहल से गुलजार रहता था, आज दिसंबर की भीषण कोहरे की चादर में लिपटे किसी भूतिया मंच सा लग रहा था। विजिबिलिटी इतनी कम थी कि प्लेटफॉर्म पर लगी पीली ट्यूबलाइट्स की रोशनी भी सिर्फ चंद फीट तक पहुंच पा रही थी। बाकी सब कुछ एक सफेद, नम और खामोश अंधेरे में खोया हुआ था। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही थे। उनमें से एक था अरुण, उम्र 28, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो क्रिसमस की छुट्टियों में घर आया था और अब देर रात की गोरखपुर दिल्ली स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन संख्या O2555 से वापस राजधानी जा रहा था। उसने अपने वूलन जैकेट को कान तक खींच रखा था। उसके चेहरे पर सर्दी से ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी थी। यह ट्रेन आमतौर पर इस समय नहीं चलती थी, लेकिन घने कोहरे के कारण सामान्य ट्रेनें रद्द होने पर इसे विशेष नाम देकर चलाया जा रहा था। अरुण का टिकट कूपे संख्या 3 का था, जो कि फर्स्ट क्लास एसी का एक छोटा 2 बर्थ वाला संलग्न डिब्बा होता है। वो हमेशा रात की यात्रा पसंद करता था, लेकिन आज का माहौल कुछ और ही कह रहा था। ट्रेन कहाँ है भैया? अरुण ने पास खड़े एक चाय वाले से पूछा, जिसकी भट्टी की लाल लपटें कोहरे में किसी जलते हुए डरावने नेत्र सी लग रही थीं। चाय वाले ने धीमी कांपती आवाज में कहा, बाबूजी, आज तो सब कुछ देर है। ई कोहरा नहीं, कफन है। जो ट्रेन आती है वो खुद भी डरी हुई लगती है। अरुण ने उस डरावनी बात को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में एक सिहरन दौड़ गई। तभी दूर से एक बेहद धीमी लेकिन दमदार आवाज सुनाई दी। हॉर्न। वो एक सामान्य हॉर्न नहीं था। वो एक गहरी, लंबी और उदास चीख जैसा था, जो कोहरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई विशालकाय जीव अंधेरे में हांफता हुआ चला आ रहा हो। ट्रेन आई। अपनी धीमी गति के बावजूद उसकी विशाल काली काया कोहरे को चीरती हुई एक शैतानी साए सी लग रही थी। ट्रेन पर बर्फ की पतली परत जमी हुई थी। अरुण अपने डिब्बे की ओर भागा। उसका कोच प्लेटफॉर्म के लगभग अंत में था, पूरी तरह से एकांत में। अध्याय 2, कूपे में खामोशी। अरुण जैसे ही A कूपे 3 में पहुंचा, उसे लगा जैसे उसने बाहर की सर्दी और अंधेरे को पीछे छोड़ दिया है। कूपे छोटा था, 2 बर्थ थीं, एक ऊपर और एक नीचे। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। उसकी सीट निचली बर्थ थी। उसका सहयात्री अभी तक नहीं आया था। अरुण ने अपना भारी बैग ऊपर रखा और जैकेट उतारकर बर्थ पर बैठ गया। ये एक विचित्र खामोशी थी। बाहर कोहरे और ट्रेन के इंजन की हल्की गुर्राहट थी, लेकिन कूपे के अंदर की खामोशी इतनी घनी थी कि कान बजने लगे। अरुण ने खिड़की की ओर देखा। कोहरे के कारण बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ सफेद रंग की एक स्थिर दीवार। ठीक रात के 12:15 पर ट्रेन ने एक और गहरी, कंपकंपाती हॉर्न की आवाज दी और धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया। अब सफर शुरू हो चुका था। अरुण ने सोचा कि उसका सहयात्री शायद अगले स्टेशन बस्ती से आएगा। वह कुछ देर लेटा रहा, अपने फोन में कुछ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं। लगभग आधे घंटे बाद ट्रेन ने अपनी गति पकड़ ली। ट्रैक पर लगे जॉइंट्स पर पहियों की छुक छुक की आवाज अब एक लयबद्ध धुन बन चुकी थी। अरुण को नींद आने लगी, लेकिन तभी दरवाजे पर एक हल्की 3 बार थपथपाने की आवाज आई। टॉक टॉक टॉक। अरुण उठा। यस? उसने पूछा। दरवाजा खुला और एक व्यक्ति अंदर आया। वो एक 50-55 साल के आसपास का आदमी था। उसका चेहरा शांत, लगभग पत्थर जैसा था। उसने गहरे रंग का एक ओवरकोट पहन रखा था, जिस पर कोहरे की बूंदें जमी थीं। उसकी आंखें अजीब थीं, गहरी, लेकिन पूरी तरह से भावहीन, जैसे कोई आदमी किसी सदमे से गुजरा हो। नमस्ते, मैं विजय, उसने एक धीमी, फुसफुसाहट जैसी आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वो बहुत देर से सिर्फ खामोशी में रहा हो। मैं अरुण, आइए, आपकी ऊपर वाली बर्थ है, अरुण ने कहा। विजय ने सिर्फ सिर हिलाया। उसने बिना एक भी शब्द कहे अपने हाथ में पकड़े हुए पुराने, भूरे लेदर के ब्रीफकेस को नीचे रखा। अरुण ने ध्यान दिया कि विजय ने अपना कोई और सामान, कोई अटैची, कोई बैग नहीं लिया था, सिर्फ वो ब्रीफकेस। विजय बिना किसी प्रयास के ऊपर की बर्थ पर चढ़ गए। वो पूरी तरह से खामोश थे।
अरुण ने सोने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी की असहज कर देने वाली चुप्पी और भावहीन आंखें उसे सोने नहीं दे रही थीं। उसने सोचा, शायद बहुत थके हुए होंगे। बाहर ट्रेन तेजी से अंधेरे कोहरे में दौड़ रही थी। छुक छुक की आवाज के साथ अब एक और आवाज मिल गई थी। ट्रेन की खिड़कियों पर पानी की बूंदों और बर्फ के टुकड़ों के टकराने की धीमी लगातार सरसराहट। अध्याय 3, आधी रात की दस्तक। अरुण को लगा कि उसे अंततः नींद आ गई है। फिर वो अचानक चौंक कर उठा। उसे नहीं पता था कि वो क्यों उठा। कोई जोरदार आवाज नहीं थी। ट्रेन की गति सामान्य थी। ऊपर की बर्थ पर विजय एकदम स्थिर लेटे थे। अरुण ने अपनी घड़ी देखी। रात के 2:40। उसने उठकर पानी पिया। कूपे में हवा बहुत ठंडी थी और उसे लगा जैसे उसके ऊपर कोई खड़ा है। उसने डर के मारे ऊपर देखा। विजय अभी भी लेटे थे। उनके शरीर का बाहरी किनारा कंबल से ढका था। अरुण ने फिर खिड़की की ओर देखा। सफेद धुंध अब भी बाहर की दुनिया पर हावी थी। तभी दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। टॉक टॉक टॉक। इस बार दस्तक पहले से भी धीमी लेकिन ज्यादा जानलेवा थी। अरुण को लगा कि यह टीटीई टिकट परीक्षक होगा, लेकिन टीटीई इतनी रात को डिस्टर्ब नहीं करते। उसने फिर पूछा, कौन? कोई जवाब नहीं आया। उसने इंतजार किया। फिर से वही धीमी जानलेवा दस्तक। इनटू टॉक टॉक टॉक। अरुण ने हिम्मत जुटाई। देखो, अगर तुम टीटीई हो तो मैं बाद में टिकट दिखा दूंगा। अभी मुझे सोने दो। अभी भी खामोशी। अरुण उठकर दरवाजे तक गया। दरवाजे के छोटे से छेद से झांकने पर उसे सिर्फ गहरा काला अंधेरा दिखा। कोच की गैलरी में कोई लाइट नहीं थी, जो असामान्य था। उसने धीरे से दरवाजा खोला। कोच की गैलरी पूरी तरह से खाली थी। कोच की रोशनी भी बंद थी, सिर्फ इमरजेंसी लाइट की हल्की लालिमा थी। अरुण ने बाहर देखा। किसी भी तरफ कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका वहम है या किसी शरारती बच्चे ने दस्तक दी होगी। जैसे ही उसने दरवाजा बंद करना चाहा, उसकी नजर सामने के कूपे के दरवाजे पर पड़ी। कूपे नंबर 4। उसका दरवाजा आधा खुला था। अंदर अंधेरा था और दरवाजे के हैंडल पर पानी की बूंदें थीं जो खून के धब्बों सी लग रही थीं। अरुण का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना दरवाजा बंद किया और लॉक लगा दिया। वो वापस अपनी बर्थ पर आया और ऊपर की ओर देखा। विजय अब बैठे हुए थे। वो सीधे अरुण को घूर रहे थे। उनके होंठ हिले, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। क्या हुआ विजय जी? अरुण ने कांपते हुए पूछा। विजय ने सिर्फ अपना हाथ उठाया और उंगली से छत की ओर इशारा किया। अरुण ने अपनी हिम्मत जुटाई और छत की ओर देखा, जहां ट्रेन के पंखे लगे थे। छत पर कुछ नहीं था। वो साफ थी। क्या है वहां? अरुण ने पूछा। विजय ने फिर उंगली उठाई, लेकिन इस बार छत के ठीक ऊपर वाली बर्थ की ओर, जिस पर वो खुद बैठे थे। और फिर विजय ने पहला वाक्य कहा, अपनी उसी फुसफुसाहट जैसी आवाज में, वो ऊपर है। अध्याय 4, वह और ब्रीफकेस का रहस्य। अरुण को लगा कि शायद विजय नींद में बड़बड़ा रहे हैं। विजय जी, आप ठीक हैं? आप ऊपर ही तो हैं, यहां कोई नहीं है। विजय के भावहीन चेहरे पर पहली बार एक डर की लकीर दिखाई दी। उन्होंने अपनी आवाज को और धीमा कर लिया, लगभग एक सांस के समान। नहीं, वह मेरे बिस्तर के ऊपर हवा में लटक रही है। अरुण के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत ऊपर देखा, इस बार ध्यान से। कुछ भी नहीं था, सिर्फ हल्की पीली लाइट। क्या आप कोई सपना देख रहे थे? अरुण ने पूछा, कोशिश करते हुए कि उसकी आवाज सामान्य लगे। विजय अब नीचे उतर आए थे। वो ब्रीफकेस के पास खड़े थे। उन्होंने ब्रीफकेस को उठाया, उसे अपनी छाती से चिपका लिया और आंखें बंद कर लीं। मैं कल रात से सोया नहीं हूं, विजय ने कहा। सो नहीं सकता। जब भी मैं आंखें बंद करता हूं तो वो मुझे देखती है। उसकी आंखें लाल हैं और पानी से भरी हुई। अरुण को लगा कि विजय मानसिक रूप से परेशान है। ठीक है विजय जी, शांत हो जाइए। हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं। ये लंबी यात्रा है, आप लेट जाइए, मैं जाग रहा हूं। लेकिन विजय ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी मुट्ठी में ब्रीफकेस को कसकर पकड़े हुए थे। ये एक आदमी की कहानी है अरुण, विजय ने कहा। उनकी आंखें अब खुली थीं और कूपे के कोने में टकटकी लगाए हुए थीं। इस ट्रेन की कहानी। वह आदमी, वह भी इस कोहरे वाली ट्रेन में था, ठीक 1 साल पहले। अरुण को सस्पेंस में रुचि आने लगी, भले ही वो डरा हुआ था। कौन आदमी?
क्या हुआ था? विजय ने ब्रीफकेस को प्यार से सहलाया। वह एक पत्रकार था। वो एक बहुत बड़ी सच्चाई को रिकॉर्ड करने दिल्ली जा रहा था। सच्चाई जो कोहरे और सर्दी में दबी हुई थी। उसने सब कुछ इसमें ब्रीफकेस की ओर इशारा करते हुए रिकॉर्ड किया था। तो क्या वो रिकॉर्डिंग इस ब्रीफकेस में है? अरुण ने उत्सुकता से पूछा। विजय ने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। वो फुसफुसाए, वो आ गई। और उसके बाद कूपे में एक अजीब सी गंध फैल गई। बासी पानी और जंग लगे लोहे की एक तीखी गंध। अरुण को लगा जैसे उसके सिर के बाल खड़े हो गए हों। उसने खिड़की की ओर देखा। कोहरे की दीवार अब इतनी घनी थी कि बाहर की दुनिया सचमुच में गायब हो चुकी थी। तभी विजय अचानक अरुण की ओर घूमे। उनके चेहरे पर अब कोई डर नहीं था, सिर्फ एक भयानक दृढ़ संकल्प था। अरुण, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं उसे नहीं दे सकता। किसे नहीं दे सकते? वो उसी आदमी की तलाश में है जो ये ब्रीफकेस लेकर जा रहा है। वो इसे लेना चाहती है, इसे खत्म करना चाहती है। विजय की आवाज लगभग चीख में बदल गई थी। उन्होंने ब्रीफकेस को जमीन पर फेंका। इसे लो, कसम खाओ कि तुम इसे दिल्ली तक ले जाओगे। अरुण हक्का बक्का रह गया। मैं क्यों? इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, ट्रेन के पहियों की आवाज के ऊपर एक और आवाज आई। ये इंजन का हॉर्न नहीं था। ये किसी इंसान की आवाज नहीं थी। ये एक धीमी सिसकती हुई महिला की कराह थी जो कोच की गैलरी से आ रही थी। और ये कराह धीरे धीरे उनके कूपे की ओर बढ़ती आ रही थी। विजय के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने लगभग घुटनों के बल बैठकर अरुण की ओर देखा। दरवाजा देखो, विजय ने जोर से कहा। अरुण ने दरवाजे के छोटे से छेद से झांका। वो लाल इमरजेंसी लाइट के अंधेरे में उसने देखा 2 बड़े काले साए जो उनके कूपे के ठीक बाहर खड़े थे। वे इंसान नहीं लग रहे थे। वे एक तरल बहती हुई आकृति की तरह लग रहे थे जिनकी सतह पर पानी चमक रहा था और उनके पैरों के नीचे की जमीन पर पानी की एक पतली मैली धार बह रही थी। तभी उन सायों में से एक ने दरवाजे पर धीरे से हाथ रखा। वो हाथ एक इंसान का नहीं था। वो पीला सूजा हुआ था, जैसे किसी को बहुत देर तक पानी में डुबोकर रखा गया हो। और उस हाथ के नाखून गहरे काले थे। साया फुसफुसाया। अरुण ने सुना। उसकी आवाज पानी के अंदर से आती हुई गूंज जैसी थी। मुझे मेरा चाहिए। डर के मारे अरुण ने पीछे हटने की कोशिश की। तभी उसके पीछे की खिड़की पर जोर से कुछ टकराया। अरुण चीखा और पीछे मुड़ा। खिड़की का शीशा अब बाहर के कोहरे से अलग अंदर की ओर से भाप से ढक चुका था और उस भाप पर किसी उंगली ने एक शब्द लिखा, ब्रीफकेस। अरुण ने देखा कि विजय ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। उनका शरीर कांप रहा है। और फिर ब्रीफकेस के अंदर से एक बहुत धीमी लेकिन स्पष्ट रिकॉर्डिंग की आवाज आई। यह ट्रेन मौत की सवारी है। ये कोहरा ये सब छुपा रहा है। अरुण और विजय के कूपे का दरवाजा धड़ाम में से टूट गया। अध्याय 5 टूटे दरवाजे का आतंक। 3 AM। दरवाजा टूट चुका था। कूपे के भीतर जमीन पर धूल और लकड़ी के टुकड़े बिखरे थे। भयानक सर्दी की हवा और कोहरे की एक महीन परत तेजी से अंदर घुस आई। सामने टूटे दरवाजे की चौखट पर वे 2 साए खड़े थे। वे पूरी तरह से काले नहीं थे। उनकी आकृति ऐसी थी जैसे जमा हुआ मैला पानी किसी इंसान के आकार में ढल गया हो। उनसे लगातार टपकने की आवाज आ रही थी। विजय, जिनकी आंखों में पहले सिर्फ डर था, अब एक शांत समर्पण था। जाओ अरुण, इसे लेकर जाओ, विजय ने लगभग मरते हुए स्वर में कहा। उन्होंने तेजी से ब्रीफकेस को अरुण की ओर धकेला। अरुण ने बिना सोचे समझे ब्रीफकेस को उठाया। वह लोहे की वस्तु के समान ठंडा था। साए अचानक हरकत में आए। उनकी गति अविश्वसनीय थी। मेरा है, एक साए ने गुर्राते हुए कहा, जिसकी आवाज ट्रेन के ट्रैक पर घिसटती हुई चेन की आवाज जैसी थी। विजय ने एक अंतिम प्रयास किया। वह उन सायों के रास्ते में खड़े हो गए। नहीं, ये सच्चाई है। इसे छुपा नहीं सकते। जैसे ही विजय ने ये शब्द कहे, दोनों सायों ने उन पर हमला कर दिया। वे हाथ नहीं थे, वे पानी के थपेड़े थे जो विजय के शरीर से टकराए। विजय की चीख गले में ही दब गई। उनकी आंखें फैल गईं और वे अचानक पूरी तरह से स्थिर हो गए, जैसे उनकी आत्मा को खींच लिया गया हो। वो जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर ठंड से नीला पड़ गया था। अरुण के पास सोचने का समय नहीं था। वो कूपे के दूसरे छोर पर कूदा और टूटी हुई खिड़की के नजदीक लगे पतले पर्दे को चीरकर बाहर की गैलरी में भागा। ट्रेन उस समय अपनी अधिकतम गति पर थी।
बाहर का कोहरा किसी विशाल सफेद भेड़िए जैसा लग रहा था जो ट्रेन के साथ साथ दौड़ रहा हो। अरुण भागा। वो एक कोच के गलियारे में तेजी से भागा। उसके हाथ में भारी रहस्यमय ब्रीफकेस था। पीछे से उसने उन सायों की आवाज सुनी, पानी के बहने और धातु के घिसटने की भयानक आवाज। वे उसका पीछा कर रहे थे। अरुण ने अगले कोच A2 का दरवाजा खोला। A2 की लाइटें जली हुई थीं। वहां कुछ यात्री थे जो गहरी नींद में सो रहे थे। अरुण ने देखा कि गार्ड या अटेंडेंट कहीं नहीं दिख रहा था। सायों के डर से अरुण शौचालय की ओर भागा और खुद को अंदर बंद कर लिया। उसने दरवाजे को अंदर से कसकर लॉक किया और सांस लेने के लिए हांफा। धड़ाम! बाहर किसी के कूदने की आवाज आई। फिर दरवाजे पर पानी की बूंदें पड़ने की आवाज आई। अरुण ने ब्रीफकेस को सीने से चिपका लिया। इस छोटे से कमरे में गंध और भी तेज थी, जंग और सड़े हुए पानी की। तभी टॉयलेट के फ्लश टैंक से अजीब आवाजें आने लगीं। टैंक के ढक्कन को अंदर से जोर से धक्का दिया गया। अरुण ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। क्रैक! टैंक का ढक्कन चटक गया और अंदर से गहरा काला पानी बहने लगा। पानी के साथ एक सूजा हुआ सफेद हाथ बाहर निकला जिसकी उंगलियां अरुण की ओर इशारा कर रही थीं। उस आवाज ने फिर कहा, जो अब उसके कान के पास लग रही थी, तुम झूठ नहीं छुपा सकते। अरुण चिल्लाया और उसने फ्लश के हैंडल पर लात मारी, जिससे वो हाथ एक पल के लिए पीछे हट गया। उसे पता था कि वो यहां फंस गया है। अध्याय 6। बस्ती स्टेशन की दहशत। सुबह के 4 बजे। अरुण को लगा कि उसने शायद 1 घंटे तक टॉयलेट में आतंक के बीच बिताया है। हर पल उसे दरवाजे पर सायों के हाथ या फ्लश टैंक से आती आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी उसे एक हल्की रोशनी दिखाई दी। ट्रेन धीरे होने लगी थी। ये बस्ती स्टेशन था। ट्रेन कोहरे के कारण बहुत धीरे चल रही थी। ये उसका मौका था। ट्रेन जैसे ही रुकी, अरुण ने जल्दी से दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकला। उसने पलटकर नहीं देखा, सिर्फ भागा। बाहर प्लेटफॉर्म पर सफेद बर्फीला कोहरा पसरा था। कुछ यात्री उतरने और चढ़ने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोहरे के कारण सब कुछ धुंधला था। अरुण सीधे जनरल बोगी, साधारण डिब्बे की ओर भागा जो इंजन के पास थी। उसने सोचा कि भीड़ में वो सायों से बच सकता है। वो S6 कोच में घुसा। यह खचाखच भरा था। लोग फर्श पर सीटों के बीच में हर जगह कंबल ओढ़े सो रहे थे। अरुण कोने की एक खाली जगह पर सिकुड़कर बैठ गया, ब्रीफकेस को अपने घुटनों के बीच छिपा लिया। उसने अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश की। तभी भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी, जिसकी दाढ़ी सफेद थी और आंखें गहरी, उसकी ओर झुका। बाबूजी, काहे इतना कांप रहे हो? बूढ़े ने धीमी आवाज में पूछा। अरुण ने कांपते हुए कहा, कुछ नहीं, बस बहुत ठंड है। बूढ़े ने अपनी आंखें सिकोड़ी और अरुण के हाथ में रखे ब्रीफकेस को घूरने लगा। नहीं बाबू, डर की ठंड अलग होती है। और बक्सा गोमाडीन ठीक नहीं है, हम जानते हैं। अरुण स्तब्ध रह गया। आप क्या जानते हैं? बूढ़ा आदमी कांपा। उसने अपने कंबल को और कसकर लपेट लिया। कोई मामूली ट्रेन नहीं है बाबू, ये अभागन है। पिछले साल ठीक ऐसी ही कोहरे वाली रात में एक पत्रकार इसमें मरा था। साजिश थी। सरकारी कागज में तो बस ठंड से मौत लिखा गया था। वो पत्रकार? अरुण ने धीमे से पूछा। हाँ, वो रेलवे के अंदर के कुछ बड़े भ्रष्टाचार और कोहरे में हुए एक जानलेवा दुर्घटना की सच्चाई को दिल्ली ले जा रहा था। कहते हैं उसकी आत्मा गौमा दौनामा दुपरा अब भी इस ट्रेन में है, और जिसने उसे मारा था वो भी। बूढ़े आदमी ने अपनी उंगली ट्रेन के फर्श पर रखी, जहां मैले पानी के हल्के निशान थे। पानी कहां से आ रहा है और कोच की लाइटें क्यों बंद हैं? वे हमेशा अंधेरे में शिकार करते हैं। अरुण ने देखा, पूरे जनरल कोच की लाइटें अचानक फड़फड़ाने लगीं और फिर पूरी तरह से बंद हो गईं। ट्रेन अब अयोध्या की ओर बढ़ रही थी। कोच में भयानक चीख पुकार मच गई। यात्रियों के चिल्लाने की आवाज, बच्चों के रोने की आवाज और उन आवाजों के बीच पानी के टपकने की धीमी भयानक आवाज। साये S6 कोच में घुस चुके थे। एक यात्री को लगा कि वो अंधेरे में किसी पर गिर गया है। उसने छूकर देखा तो वो बर्फीला चिपचिपा पानी था। और तभी अंधेरे में अरुण ने साफ सुना रिकॉर्डिंग की आवाज। हाँ, मैं सब रिकॉर्ड कर रहा हूं। वे मुझे मारना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि सच्चाई कोहरे में दबी रहेगी। यह ट्रेन ही उनकी कब्र है। रिकॉर्डिंग की आवाज सीधे ब्रीफकेस से आ रही थी, जिससे सायों को अरुण का ठिकाना आसानी से पता चल रहा था। अरुण ने ब्रीफकेस को तेजी से खोला।
वो एक बहुत ही साधारण पुराना टेप रिकॉर्डर था। उसने बटन दबाकर रिकॉर्डिंग बंद कर दी। अंधेरे में सायों का हाथ उसकी ओर बढ़ा। वह हाथ उसके गले को छूने ही वाला था। अध्याय 7, सच्चाई का उजाला। 5:30 AM। अरुण को पता था कि अब भागने से काम नहीं चलेगा। ट्रेन लखनऊ की ओर तेजी से दौड़ रही थी। उसे ब्रीफकेस को लोगों के सामने लाना होगा। उसने अपनी जेब से माचिस निकाली। उसने एक तिल्ली जलाई और उस धीमी रोशनी में सबको संबोधित किया। सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप सब खतरे में हैं। ये ट्रेन, यह जगह शापित है। लोगों ने डर के मारे उसकी ओर देखा। अरुण ने जल्दी से रिकॉर्डर को फिर से चलाया और उसकी आवाज को अधिकतम कर दिया। रिकॉर्डिंग। कोहरा बहुत घना है। उन्होंने सिग्नल बदल दिया। ड्राइवर को कुछ दिखाई नहीं दिया। वे चाहते थे कि यह दुर्घटना हो। ये सिर्फ कोयला चोरी नहीं है, ये हत्या है। उनकी लातें पानी में डूब गईं। ओह नहीं, वे यहां आ रहे हैं। जैसे ही रिकॉर्डिंग में हत्या शब्द आया, S6 कोच के अंदर का माहौल बदल गया। पहले जहां सिर्फ डर था, वहां अब गुस्सा और आक्रोश पैदा हो गया। लोग जाग गए थे। बाहर खड़े सायों को महसूस हुआ कि उनका रहस्य खुल रहा है। वे अब गुर्राते नहीं थे, बल्कि दर्द से कराह रहे थे। उनकी तरल आकृतियां कांपने लगी थीं। रिकॉर्डिंग की आवाज, सच्चाई, उनके लिए किसी एसिड के समान थी। अरुण ने हिम्मत की और अपनी माचिस की तिल्ली से टेप रिकॉर्डर पर लगी जंग को खुरचकर हटाया। उसने देखा, रिकॉर्डर पर विजय सिंह, पत्रकार, खुदा हुआ था। अरुण ने रिकॉर्डर को अपने सीने से लगाया और दरवाजे की ओर भागा, जहां सायों ने अभी अभी एक और यात्री को भयभीत कर दिया था। अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अरुण ने चिल्लाकर कहा। सच्चाई बाहर आ चुकी है। तुम छुप नहीं सकते। उसने तेजी से A2 कोच की ओर दौड़ लगाई। साये उसके पीछे भागे, लेकिन जैसे जैसे रिकॉर्डिंग की आवाज तेज होती गई, सायों की गति धीमी होती गई। उनकी तरल आकृतियां अब धुएं में बदल रही थीं। अरुण अब पूरी तरह से हिम्मत से भरा हुआ था। उसने तेजी से इमरजेंसी चेन खींची। अध्याय 8, अंतिम गंतव्य। सुबह के 6 बजे ट्रेन एक जोरदार झटके के साथ रुकी। बाहर सुबह का पहला प्रकाश कोहरे की मोटी चादर को चीर रहा था। ये लखनऊ स्टेशन का बाहरी इलाका था। गार्ड्स और अटेंडेंट्स, जो शायद पहले जानबूझकर पीछे हट गए थे, अब ट्रेन की ओर भागे। अरुण बुरी तरह हांफता हुआ प्लेटफॉर्म पर उतरा। उसने पलटकर A1 कोच की ओर देखा। जहां साये थे, वहां अब सिर्फ भाप थी। विजय का कूपे अभी भी टूटा हुआ था और अंदर विजय का स्थिर शरीर दिखाई दे रहा था। जैसे ही सूरज की पहली किरण A1 कोच के टूटे दरवाजे से अंदर घुसी, वहां जो पानी और कीचड़ था, वो अचानक सूख गया। साये हमेशा अंधेरे और कोहरे में ही शिकार करते थे। सच्चाई का उजाला और सूरज की रोशनी उन्हें खत्म कर चुकी थी। अरुण ने ब्रीफकेस को कसकर पकड़ा। रिकॉर्डिंग अब भी धीमी आवाज में चल रही थी। रेलवे अधिकारियों और पुलिस ने उसे घेर लिया। वो जानता था कि उसे लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके हाथ में जो ब्रीफकेस था, वो सिर्फ एक पत्रकार की रिकॉर्डिंग नहीं थी, वो न्याय था। अरुण ने सीधे पुलिस अधिकारी की आंखों में देखा और ब्रीफकेस को आगे बढ़ा दिया। इसमें वो सच्चाई है जो पिछले साल इस कोहरे में दबी थी, और इस ट्रेन में आज रात जो हुआ, उसके लिए आप A1 कूपे नंबर 3 में देख सकते हैं। लखनऊ के स्टेशन पर कोहरा अब छंट रहा था। सूरज की रोशनी में ट्रेन, जो कुछ घंटे पहले एक भूतिया कब्रगाह लग रही थी, अब सिर्फ एक साधारण जंग लगी हुई ट्रेन थी। अरुण ने चैन की सांस ली। गोरखपुर से दिल्ली की उसकी यात्रा समाप्त हो चुकी थी। उसने दिल्ली तक सफर नहीं किया था, लेकिन वो सच्चाई को गंतव्य तक पहुंचाने में सफल रहा था। कैसा लगा आपको ये भयानक सफर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा डरावना लगा। अगर आपके रोंगटे खड़े हुए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमय और डरावनी कहानियों के लिए अपने चैनल स्टोरी टेलिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम फिर मिलेंगे अगली रात एक नए डर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।